गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस क्लास में स्टडी करेंगे हम सॉल्यूशन। क्लास 12th का ये चैप्टर है और सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं हम सॉल्युबिलिटी से। देखिए, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर मीन्स अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इज़ फिक्स, दैट इज़ 100 ग्राम। और टेम्परेचर भी फिक्स है, दैट इज़ टेम्परेचर कोई भी हो सकता है। सपोज टू बी वी आर टॉकिंग अबाउट 298 केल्विन। 298 केल्विन का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर हमें फिक्स रखना है सॉल्युबिलिटी पढ़ने के लिए, और जो सॉल्वेंट हम लेते हैं सॉल्वेंट का अमाउंट भी फिक्स रखना है, दैट इज़ 100 ग्राम। तो मैं कह सकता हूँ 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने ग्राम सॉल्यूट में घोल सकता हूँ, डिज़ोल्व कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो सपोज टू बी 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम सिर्फ 2 ग्राम सॉल्यूट ही डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि जो ये सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन कब बनता है? जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व कर देते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो ये सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, इस सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबिलिटी है हमारी 2 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, और टेम्परेचर कितना है एट 298 केल्विन या फिर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल ये उठता है कि टेम्परेचर के अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, या टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें इससे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी या डिक्रीज़ होगी। ये डिपेंड करता है हमारा सॉल्यूशन है किस तरह का। सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक सॉल्यूशन भी होता है, थोड़ा लेटर और डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में हम। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो सॉल्यूट हमने लिया है, जिसको हम इस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं, ये सॉल्यूट कोई भी हो सकता है। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और ये सॉल्यूट जो हमारा गैस भी हो सकता है, दैट इज़ गैसेस भी हो सकती हैं। तो सॉल्यूशन बनाते समय हम सॉलिड को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, लिक्विड को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, गैसेस को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। सिमिलर वे में जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं, 100 ग्राम सॉल्वेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये सॉल्वेंट भी कुछ भी हो सकता है। ये सॉलिड भी हो सकता है, ये सॉल्वेंट हमारा लिक्विड भी हो सकता है, और ये सॉल्वेंट जो हमारा गैसेस भी हो सकता है। इस चैप्टर में बेसिकली जब हम स्टडी करेंगे तो सॉल्यूट तो हम कुछ भी ले सकते हैं। सॉल्यूट में भी सॉलिड, एक बार सॉलिड सॉल्यूट लेंगे, अगले केस में लिक्विड सॉल्यूट लेके देखेंगे, फिर गैसियस सॉल्यूट लेके देखेंगे। तो सॉल्यूट तो हमारा तीनों लेंगे हम बारी बारी, लेकिन जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट बेसिकली इस चैप्टर में हमने सिर्फ एक ही लेना है, जो कि लिक्विड लेंगे हम। तो पहले मैं जो सॉल्युबिलिटी वो चेक करूँगा सॉलिड की लिक्विड में। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद फिर हम स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, फिर फाइनली चेक करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब सॉल्वेंट हर केस में हमारा लिक्विड ही रहेगा इस पूरे चैप्टर में। पहले हेडिंग आ गई हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहला पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसको डिटेल स्टडी करने के बाद फिर पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, और फाइनली दैट इज़ लिक्विड इन लिक्विड। फर्स्ट हेडिंग में डालता हूँ, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो दोनों को डिज़ोल्व करने के बाद सॉल्यूशन बनता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, हो सकती है। मतलब सॉलिड जो आपने सॉल्यूट लिया था और जो लिक्विड आपने सॉल्वेंट लिया था, इन दोनों के मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बना है, वो सॉल्यूशन वापस टूट के लिक्विड अलग हो सकता है, थोड़ा सॉलिड अलग हो सकता है।
तो दोनों तरफ ये रिएक्शन हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब किसी सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन हमारा एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, सॉल्यूशन हमारा एंडोथर्मिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मे बी एन एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन एंड मे बी एन एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन कहा जाएगा जिसमें सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर अगर, या मैं कह सकता हूँ सॉल्यूशन की जो हीट है वो इंक्रीज हो जाए, या मैं कह सकता हूँ किसी भी सॉल्यूशन में अगर हीट रिलीज्ड होती है, ऐसे सॉल्यूशन को एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन कहेंगे। एंडोथर्मिक सॉल्यूशन वो ऐसा सॉल्यूशन हो गया जिस सॉल्यूशन में हीट एब्जॉर्ब होती है और हीट एब्जॉर्ब होने से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो मान लो ये कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट आपने लिया, इस सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है स्टार्टिंग में सपोज टू बी 298 केल्विन है। इस सॉल्वेंट में आपने कुछ सोल्यूट को ऐड किया, सोल्यूट को ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बन गया, दिस इज सॉलिड सोल्यूट है हमारा। ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बन गया और ये जो सॉल्यूशन हमारा बना है इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर सपोज टू बी 300 केल्विन है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। और जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है हीट बाहर की तरफ निकलती है तो हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन में हीट मीन्स क्यू वो जो है रिलीज्ड हुई है, इसलिए ये सॉल्यूशन हमारा एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है। तो सोल्यूट को आपने ऐड किया है सॉल्वेंट में, दो चीज़ों को प्लस किया है, प्लस करने के बाद सॉल्यूशन तो आपका बन ही गया, साथ के साथ हीट रिलीज़ हुई है। तो दो चीज़ें आपको मिली हैं, सॉल्यूशन और हीट। तो इसकी सिंपली अगर हमने इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन हम लिखेंगे कि सोल्यूट को ऐड किया हमने सॉल्वेंट में और इन दोनों से सॉल्यूशन मिल गया हमें, और सॉल्यूशन के साथ साथ हीट भी जो है वो हमें मिल गई, या हम कह सकते हैं हीट भी रिलीज होगी। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। सिमिलरली एंडोथर्मिक सॉल्यूशन में हम देखें तो सपोज टू बी हमने सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर चेक किया हमने, तो सपोज टू बी इस प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन था। इस सॉल्वेंट में हमने थोड़ा सा सोल्यूट ऐड कर दिया, सॉलिड सोल्यूट। सोल्यूट कैसा लेना है आपने, सॉलिड। सॉलिड सोल्यूट को ऐड किया, सॉलिड सोल्यूट को ऐड करने के बाद एक सॉल्यूशन बन गया, ऐड करने के बाद एक सॉल्यूशन बन गया। तो सपोज टू बी जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर हो गया हमारा 290 केल्विन, इसका टेम्परेचर हो गया 290 केल्विन। तो 298 से टेम्परेचर कितना हो गया, 290 केल्विन। इसका मतलब हीट जो है वो कम हुई है, हीट जो है एब्जॉर्ब हुई है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। तो इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि सोल्यूट को जब आपने सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तो हीट को एब्जॉर्ब कर लिया गया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया गया जिससे टेम्परेचर कम हुआ और सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। दिस इज़ आवर इक्वेशन ऑफ एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सॉल्यूशन को की सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, और सॉल्यूशन किसका है, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड को हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है। पहला सॉल्यूशन था हमारा एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। अभी वी नो वेरी वेल कि एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन में हमने क्या किया था, सोल्यूट को
सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया, इससे सॉल्यूशन बन गया और साथ के साथ हीट बाहर निकली। तो एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हीट भी इंक्रीज़ होगी। हीट इंक्रीज़ होने से राइट हैंड साइड वाला फैक्टर इंक्रीज़ होगा। सो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने से क्या होगा, जो सॉल्यूशन बना है उसमें से सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग होने लग जाएंगे, मीन्स सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन, फॉर एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन solubility decrease with increase in temperature। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी एंड वाइस अवर्सा। इसका उल्टा हो गया, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ग्राफिकली अगर हम इसको देखें एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए, यहाँ मैं ले लेता हूँ सोल्युबिलिटी और यहाँ ले लेता हूँ टेम्परेचर। अब हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे सोल्युबिलिटी जो है डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो ग्राफ इस तरह से आएगा। दिस इज़ फॉर एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक सॉल्यूशन की। सो वी नो वेरी वेल फॉर एंडोथर्मिक सॉल्यूशन जो इक्वेशन है सोल्युबिलिटी की वो क्या है, सोल्यूट में हम ऐड करेंगे सॉल्वेंट और साथ के साथ हीट, और ये चेंज हो जाएगा रिवर्सिबल कंडीशन में, किसमें, सॉल्यूशन में। अब वी नो दैट इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, दिस इज़ फॉर एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, दिस इज़ फॉर एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हीट इंक्रीज़ होगी, हीट विल इंक्रीज़ होगी, ये इंक्रीज़ हुआ है। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जिस साइड कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है, ये इंक्रीज़ वाला ये फैक्टर इंक्रीज़ हुआ तो इक्विलिब्रियम दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो फॉर मैं लिख सकता हूँ फॉर एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए सोल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा का मतलब इससे उल्टा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ग्राफिकली इसको देखें तो ग्राफ किस तरह से आएगा, ग्राफ में हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ लेंगे सोल्युबिलिटी वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टेम्परेचर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप सोल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। दिस इज़ फॉर एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। देखिए ग्राफ को हमने ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट किया, ऊपर से क्यों स्टार्ट किया है। अगर आप ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट करोगे तो इसका मतलब सोल्युबिलिटी किसी पॉइंट पर ज़ीरो है, लेकिन सोल्युबिलिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो। इसलिए सोल्युबिलिटी का ग्राफ आपको कभी भी ओरिजिन से नहीं मिलेगा, हमेशा ओरिजिन से हट के वाई एक्सिस से कहीं आगे प्लॉट होता हुआ दिखाई देगा।